हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे साइंस का यह क्लास 9 है और क्लास 9 का यह 9वां अध्याय है, जो कि बल तथा गति के नियम से ये अध्याय है। तो हम इस अध्याय में बल के बारे में पढ़ेंगे, गति के नियम के बारे में, बल के नियम के बारे में। न्यूटन ने इनको दिया है, बल का और बल का नियम और गति का नियम, इन सब के बारे में हम जो आज डिटेल से अध्ययन करेंगे। और यहाँ से बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप जान ही रहे हैं कि बल कितना इम्पोर्टेंट है। नया जो है ये अब हो गया है, यहाँ पर जो आप 9 अध्याय देख रहे हैं ये अब 8 अध्याय में हो गया। इसका नाम जो है तो यही है, लेकिन अध्याय अब 8 हो गया है। नया जो है सेशन का बुक आया है, न्यू एडिशन बुक आया है। बहुत कुछ बदलाव किया गया है बुक में, लेकिन हम पुराने एडिशन का ही अभी पढ़ रहे हैं और इसमें जो है ये अध्याय नए एडिशन में भी अभी उपलब्ध है, इसको हटाया नहीं गया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। न्यू एडिशन में 1-2 अध्याय जो हैं उसको हटाए गए हैं, जैसे इसमें 14 अध्याय था तो उसमें सिर्फ 12 ही अध्याय अब बचे हैं। तो कुछ कुछ अध्याय जो है उसमें हटाए गए हैं, लेकिन बल तथा गति के नियम को नहीं हटाया गया है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखा गया है कि पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में बहुत की वस्तु की स्थिति, मतलब हमने अध्याय में क्या देखा था कि एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया था। कैसे वेग पर, त्वरण पे और जो है वस्तु की स्थिति हम कैसे उसको देखते हैं, कैसा उसका गति होता है, सीधा जा रहा है या उसका गति जो है बदल रहा है। इसको हमने पहले भी देखा था। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है और तथा कभी नहीं होती। कभी सीधा चल रहा है तो एक रूप है, नहीं कभी जो है ऐसा नहीं भी होता है। लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है, समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है, क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है। यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है। इस अध्याय में हम ऐसी जो है सारी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे, देखेंगे इन सारे कारणों का कारण क्या है। सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा है। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। ऐसी स्थिति में अगर फर्श पर है उसको ढकेल दीजिए, थोड़ा दूर जाकर वो क्या होगा, रुक जाएगा, गतिशील नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति से यह पता चलता है कि किसी वस्तु के विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। अगर वह यहाँ से ढकली यहाँ आया, ये क्या हुआ, इसको स्वाभाविक अवस्था होगा, विराम अवस्था में है। तो ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। गैलीलियो और आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है यहाँ पर इसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई है। और आगे क्या है, तो अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है, तथा हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। उसको खींचेंगे, उसको ढकेलेंगे या उसको क्या करेंगे, गति की अवस्था में लाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, तो ठोकर लगाएंगे तो ये क्या होगा, गति की अवस्था में आएगा। खींचने, ढकेलने या ठोकर लगाने की इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। और जो खींच रहे हैं, ठोकर लगा रहे हैं, ढकेल रहे हैं, यही जो है अवधारणा क्या है, बल है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं, यह क्या है। वास्तव में बल को ना तो किसी ने देखा है और ना ही चखा है और ना ही इसको महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्रायः देखते या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम पहले ही व्याख्या इसका जो है हम पहले भी व्याख्या कर सकते हैं कि वस्तु को खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं क्या हैं, वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। तो हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उसमें गति होती है। अगर हम
बल लगा रहे हैं तभी एक वस्तु यहाँ पर है तो बल लगा, तो एक वस्तु क्या हुआ यहाँ पर आएगा, किसके द्वारा, तो बल लगाने के कारण। यहाँ पर देखिए ढकेलने, खींचने, ये सारे उदाहरण दिए गए हैं। क्या है, बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, तो ढकेलने पर ट्रॉली क्या होता है, लगाए बल, गए बल की दिशा में गति करता है। ये किस तरफ बल जहाँ लग रहा है वहाँ गति कर रहा है। ये देख सकते हैं दराज को खींचा जा रहा है, दराज इस तरफ से खींचा जा रहा है, ये ऐसे है। यहाँ पर देख सकते हैं हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर लगाते हुए बच्चे दिख रहे हैं हॉकी स्टिक से। तो ये क्या है, तो ठोकर मारकर जो है एक वस्तु को इधर से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा रहा है। यही यहाँ पर दिया गया है कि वस्तुओं को ढकेल कर, खींच कर या ठोकर लगाकर उनकी गति की अवस्था को बदला जा सकता है। पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने, मतलब अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। उसको धीमा करिए या उसकी में गति दीजिए तो बल की आवश्यकता आपको होगी। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति क्या होता है, बदली जा सकती है। देख सकते हैं यहाँ कर क्या है, ये स्प्रिंग क्या है, मुड़ा हुआ। अब बल से इसको क्या करेंगे, खींचेंगे इस तरफ से इस तरफ से, ये क्या हुआ, इसका आकार आकृति क्या हुआ, बदल गया। ये गेंद है, गोल है, जब इसको हम दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा। ये अंडाकार जो था वो बल के हम बल लगाकर इसको अंडाकार रूप में ला दिए। गोल था, बल लगाकर स्प्रिंग देख सकते हैं, बल लगाकर उसको क्या किए, फैला दिए। अब है संतुलित और असंतुलित बल। जो संतुलित बल है और जो असंतुलित बल है उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर चित्र 9.3 है, ये 9.3 का है चित्र। और लकड़ी का एक पिंड जो है एक समतल मेज पर रखा गया है। ये जो है लकड़ी का पिंड है, एक समतल जो है स्थान पर रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ चित्र में दर्शाए गए अनुसार हम देखेंगे तो दो धागे हैं, एक्स और वाई। ये एक्स है और ये वाई है, ठीक। तो ये दोनों जो है विपरीत सिरा से जुड़ा हुआ है, एक्स और वाई जो है विपरीत सिरा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो है अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं, ये धागा एक्स है, इसको हम किसी बल द्वारा इसको हम खींचेंगे, ठीक। खींचते हैं तो पिंड दाहिनी और खिसकना शुरू करेगा, और हम जब इस तरफ से खींचेंगे तो पिंड क्या होगा, इधर की ओर खिंचाएगा, दाहिनी ओर। उसी प्रकार हम देखेंगे तो वाई अगर सिरा से खींचेंगे तो क्या होगा, ये वाई ओर मतलब बाईं ओर खिसकना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम देखेंगे तो अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाएगा, ये एक्स और वाई है, इसको यहाँ पर रखा गया है, तो दोनों तरफ जो है समान बल देंगे। जब हम समान बल से अगर खींचा जाता है तो ऐसा दिशा में पिंड क्या होगा, गति नहीं करेगा। ये क्या होगा, एक ही स्थान पर रहेगा, ये गति नहीं करेगा। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं, और यही जो बल होगा इसको क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे, ठीक। तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगा, और यह जो है गति की अवस्था को क्या करेगा, परिवर्तित नहीं करेगा, ये समान रहेगा। इसको इसीलिए हम संतुलित बल भी कहते हैं। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। जो विपरीत बल के पिंड होंगे वो खींचेंगे। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा, और जहाँ पर दो विपरीत बल है जो सबसे ज़्यादा होगा उसकी ओर वो खिसकना प्रारंभ कर देगा, जो ज़्यादा बल लगेगा जिसमें। इस प्रकार जो है दोनों बलों को संतुलित नहीं करती है, और इस प्रकार जो दोनों बल है वो संतुलित नहीं है, और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि क्या चलता है पता, तो इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। जो अगर समान नहीं है मतलब असंतुलित होगा, जैसे ही असंतुलित होगा तो वो क्या करेगा, गति प्रदान करेगा। इससे ये पता चलता है। क्या होता है जब जो कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलने का कोशिश करते हैं। यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण जो बल होगा ढकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। अगर हम ढकेल रहे हैं तो घर्षण क्या होगा, विपरीत दिशा में वो काम करेगा। इधर से हम ढकेल रहे हैं लेकिन ये घर्षण है तो ये इस तरफ से काम करेगा, ठीक। ये चित्र दिखाया भी गया है, ये चित्र है, ठीक। आगे है कि यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, और दोनों सतहों के संपर्क में ये देख सकते हैं कि यह
यहाँ पर उत्पन्न हुआ। ये इस तरफ से ये और यहाँ बल लग रहा है, लेकिन घर्षण जो है नीचे की ओर है, तो ये इस तरफ से ढकेलेगा। ये हम देख लिए, क्योंकि घर्षण क्या होता है, विपरीत दिशा में काम कर रहा है। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच। ये देख रहे हैं कि फर्श की खुरदुरी सतह होगी, उसके बीच जो है घर्षण उत्पन्न होगा, जिसके कारण ये क्या होगा, विपरीत दिशा की ओर कार्य करेगा। यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है, और जो ढकला गया बल है जो यहाँ आ रहा है उसको संतुलित घर्षण बल कर देगा, और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। बी में देखेंगे तो बी में बच्चा क्या करता है, बक्से को जोर से ढकेलता है और बक्सा फिर भी नहीं वो खिसकता है, नहीं खिसकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घर्षण बल अभी भी ढकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा जोर से ढकेलते हैं तब ढकेलने वाला बल जो होगा वो घर्षण बल से अधिक हो जाता है। अगर जोर से ढकलाएगा, बच्चे जोर से ढकलेंगे तो नीचे जो घर्षण बल है, खुरदरा बल जो घर्षण बल का कार्य कर रहा है, वो क्या होगा, ये कम हो जाएगा और ये ज़्यादा होगा, तब वो ढकलाएगा। तब क्या होगा, वो ढकलाएगा। यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्से खिसकने लगते हैं, और इसके कारण ये बक्सा क्या होगा, खिसकेगा। उसके कारण ये बक्सा खिसकने लगेगा। और आगे तब क्या होगा, तब जब हम साइकिल, आगे है पॉइंट कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति क्या होती है, धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल जो होता है गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, और घर्षण बल जो होता है गति की जो गति दिशा ऐसे है तो उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। साइकिल को गति रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता है, जो क्या करता है, उसको गति प्रदान करता है। असंतुलित बल जो रहेगा वो उसको गति प्रदान करेगा और वो आगे बढ़ेगा। जैसे ही समान होगा तो क्या होगा, वो गति नहीं करेगा, तथापि वह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील कर रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल जो बाह्य तथा घर्षण संतुलित होते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि असंतुलित बल जो है गति बनाए रखता है, लेकिन ये क्या है, गलत है। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया गया है कि गतिशील जो है वस्तु तभी तक रह सकता है जब उसको बाह्य बल मिले या घर्षण मिले, वो संतुलित हो, तब क्या होगा, वो नेट जो है तथा वो क्या करेगा, नेट बाह्य पर कार्य नहीं करता। वस्तु जो है, वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल वहाँ पर कार्य नहीं करता है, तो वहाँ पर वह असंतुलित बल लगाया जाता है, तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। जब यहाँ पर नेट बल कार्य नहीं कर रहा है और संतुलित बल है, नेट बल कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वह जो है किसी बल पर असंतुलित बल लगाया जाता है, और जब असंतुलित बल लगेगा तो क्या होगा, तो वह परिवर्तन हो जाएगा, उसमें जो है परिवर्तन होगा। ये यहाँ पर देखिए, फिर से हम एक बार पढ़ते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, साइकिल से हम शुरू करते हैं। साइकिल से हम एक बार फिर से पुनः पढ़ते हैं, जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है। देखिए, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति क्या होती है, धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल जो है ऐसे चल रहा है और विपरीत दिशा में घर्षण बल ये काम करता है। हमको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन घर्षण क्या कर रहा है, रोक रहा है, विपरीत दिशा में काम करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है, ठीक है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता है। जो है कोई भी सतत गतिशील होगा उसमें हम असंतुलित बल की हमको आवश्यकता होती है, लेकिन यह जो है तथापि वह बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकता है जब जो है उस पर लगने वाला बल जो बाह्य तथा घर्षण संतुलित होते हैं। जब तक ये जो है गतिशील तभी तक रख सकता है जब जो होगा बाह्य बल जो लगा रहे हैं या जो घर्षण हो रहा है वो क्या होगा, संतुलित होगा, तभी तक वो गतिशील होगा। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। जब हम कोई वस्तु पर असंतुलित बल लगा देते हैं जो घर्षण से अपेक्षा ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, उसकी दिशा में परिवर्तन होगा। इस प्रकार की
इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। और जो है इस प्रकार किसी वस्तु को हमको गति में लाना है तो इसमें असंतुलित बल की हमको आवश्यकता होगी, और उसकी गति या उसकी जो दिशा है, गति की दिशा है में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा, और तभी तक उस गति में दिशा में परिवर्तन होगा जब तक क्या होगा, वह संतुलित जो बल है वो कार्य करेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी, और जब हम ये बल हटा लेंगे तो क्या होगा, वस्तु जो है वेग से गतिमान रहेगा। तथापि ये भी समझ लीजिए, जो संतुलित बल है वो रहेगा, और इसको इस प्रकार कहा गया है कि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी, और जो वस्तु का वेग है उस प्रकार से वो गतिमान रहेगा। अब आगे है गति का प्रथम नियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बार बार यहाँ से पूछा जाने वाला क्वेश्चन। वस्तु की गति अनंत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती है। जब कोई, ये जैसे एक बक्सा है, ये बाह्य बल उसका काम नहीं करे तो वस्तु का एक निश्चित गति में है, एक समान वहाँ पर रखा गया है। ठीक, ये हो गया, वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती है। कोई, देखिए यहाँ पर चित्र में है कि उन्होंने देखा कि कांच की गोली अनंत तल पर लुढ़कती है। कांच की गोली जो है अनंत तल पर वो लुढ़कती है, कांच की गोली है, और यह जो है अनंत तल पर क्या होगा, लुढ़केगा, तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जैसे ही लुढ़का उसका वेग क्या हुआ, वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पर चित्र में भी देखा, अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरता है। यहाँ पर गोली किसके कारण गिर रहा है, तो असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण जो है ये नीचे गिरता है। यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र में भी दिखाया गया है, एक गोली है जो ऐसे है, असंतुलित बल यहाँ पर लगा, और यह जो है इस प्रकार से जो लुढ़कता है कैसे, तो यहाँ पर वस्तु जो है बाह्य बल यहाँ पर काम करता है, और गैलीलियो के अनुसार जो है कांच में जो अनंत तल है उसके अनुसार यहाँ पर ये लुढ़क जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि आगे है, गिरती है, असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण क्या होता है, नीचे गिरती है, और नीचे पहुँचते पहुँचते एक जो है यह एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। और उसके बाद क्या होता है, चित्र में भी दिखाया गया है कि जब यह कांच कोई गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब उसका वेग घटता है। जब हम कांच की गोली यहाँ ये है और इसको हम ऊपर चलाना है तो इसको वेग क्या होगा, घटेगा। जब ये नीचे आएगा यहाँ से तो इसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ये समझ लेंगे। ठीक, आगे है कि इस दोनों में क्या होगा, दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित अनंत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली की बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़कती है, और जब हम दाईं ओर से अनंत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था, तो क्या होगा, उसका गति कम होगा। यदि दोनों ओर से तलों के झुकाव समान हैं तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितना दूर तक वह लुढ़की थी। और यहाँ पर अगर दोनों का जो है समान अगर दूरी है तो उसका जो है दोनों झुकाव अगर समान है उसका, तो क्या होगा, ये उतना ही चढ़ेगा जितना वो गिरा था, लुढ़का था। अगर दाईं ओर से अनंत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर हम उसकी जो है जो दूरी है को हम देखेंगे, उसको हम ऊंचाई की जो दूरी है उसको धीरे धीरे हम कम करेंगे तो क्या होगा, उसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। अगर हम तल को क्षैतिज कर दिया जाता है, मतलब जो अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाता है, यहाँ पर ये ढाल है ये शून्य हो गया, तो गोली जो है क्या होगा, मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल
पर लगाकर चलती रहेगी और मूल प्राप्त करने के लिए वो क्षैतिज तल पर वह चलेगा। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल क्या होगा? शून्य हो जाएगा और जो गोली पर बल जो लगेगा वो क्या होगा? शून्य होगा। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है और गोली की गति को अगर हमको बदलना है तो बाह्य बल की हमको आवश्यकता होगी और यह जो है गति बदल जाएगा। लेकिन गोली की गति गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी गति को हमको बनाए रखना है तो उसके लिए हमको नेट बल की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। वास्तविक अवस्था में जो है शून्य और संतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है और यहाँ पर शून्य जो हमको बाह्य बल होना होगा वो क्या कठिन है हमको प्राप्त करना। ठीक, ऐसा गति जो कैसे होगा? तो ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले बल के कारण जो है घर्षण बल के कारण होता है और जो है इसका कारण क्या होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल होता है इसीलिए। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद क्या होगा? रुक जाएगा और इस प्रकार जो है गोली बहुत थोड़ा दूर जाएगा और यहाँ पर घर्षण बल लग रहा है, ये क्या होगा? रुक जाएगा। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एक समतल की दिशा पर चिकनाई युक्त पदार्थ लुब्रिकेट का लेप किया जाता है और चिकनाई जब सतह रहता है तो आप जानते हैं चिकनाई सतह पर जल्दी फिसलता है। कोई भी गोला जो होगा वो क्या होगा? जल्दी फिसलेगा, ज़्यादा तेज से फिसलेगा। तो इसके लिए हमको समतल की सतह होगा और चिकनाई युक्त पदार्थ हम देंगे, लेप लगा देंगे तो वो क्या होगा? जल्दी फिसलेगा। यही जो है यहाँ पर दिया गया है। हम जो है गैलीलियो के बारे में भी पढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए दिया भी गया है कि चित्र में दिखाया गया है एक जो है ये ढलान है, यहाँ से हम देंगे तो ये क्या होगा? नीचे जाएगा। जैसे ही नीचे आया और उतने ही गति से हम देंगे तो वो क्या होगा? ऊपर जाएगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये कहाँ? ऊपर जा रहा है और क्षैतिज में जाएगा तो ये सीधा जो है ट्रेवल करेगा। देखिए इनका पूरा नाम क्या है? गैलीलियो गैलीली। तो इनका जो जीवन काल है यह 1564 से लेकर 1642 तक है और यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो इनका जन्म जो है फरवरी में हुआ है, 15 फरवरी को गैलीलियो गैलीली का 1564 ईस्वी में इटली के पीसी शहर में हुआ था। कहाँ पे? तो पीसी शहर में। गैलीलियो की जो बचपन है गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता विनेंजो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। तदनुसार क्या हुआ? तो गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। इस पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी। सन 1586 में उन्होंने प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस, यहाँ पर याद रखेंगे इनका पुस्तक का नाम, कब? तो 86 में उन्होंने एक वैज्ञानिक पुस्तक लिखा जो है प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक उन्होंने कब लिखा? 86 में। क्या था पुस्तक का नाम? तो द लिटिल बैलेंस मतलब लॉ वेलेंसिटा लिखी, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व, जिसको आपेक्षिक घनत्व उसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डी मोंट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया और सन 1592 में उन्हें वेनिस गणराज्य के पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया था, जहाँ जो है यहाँ पर उन्होंने लगातार गतिज सिद्धांतों का परीक्षण किया। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किया। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की, जिनकी प्रकाशिक
दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफ़ी उत्तम थी। और सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टारी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के पतित 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया गया। और उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेट्स ऑन द सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भों में अपने परीक्षणों का रहस्योद्घाटन किया था। और इन्होंने कहा था क्या, तो सूर्य पे क्या है, धब्बे हैं। और किन पुस्तक में उन्होंने कहा, लेट्स ऑफ द सन स्पॉट। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के द्वारा के प्रयोग से उन्होंने क्या किया, तो द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः ही कक्षीय गति करते हैं। किन के द्वारा कहा गया, तो गैलीलियो के द्वारा क्या कहा गया, तो सभी ग्रह हैं सूर्य के परितः कक्षीय गति में कक्षीय गति करते हैं, ना कि पृथ्वी के परितः। पृथ्वी के नहीं बल्कि सूर्य की ये सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत थी। और उसमें यह विचारधारा थी कि पृथ्वी के चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, उसके विपरीत हो गया। अब हो गया सूर्य के परितः सारे ग्रह कक्षीय गति करते हैं। ये किनके द्वारा कहा गया, तो गैलीलियो के द्वारा। और इन्होंने शुक्र और शनि के निरीक्षण अपने ही दूरदर्शियों से किया था, अपने ही द्वारा वो बनाए थे दूरदर्शी, उनके प्रयोग से उन्होंने कहा था। और इन्होंने ही पहली बार कहा कि सूर्य में धब्बे हैं। और इन्होंने किताब बहुत सारी लिखे, डिस्कोर्स ऑफ द फ्लोटिंग बॉडीज, लेट्स ऑन द सन स्पॉट, बहुत सारे बुक के नाम आपसे पूछे जाते हैं। द लिटिल बैलेंस, ये सारे बुक किनके हैं, गैलीलियो के हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन के बारे में, कि न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। न्यूटन कितने नियम दिए, तो 3 दिए। और इनको न्यूटन के गति के नाम से भी जाना जाता है, न्यूटन के नियमों के नाम से भी जाना जाता है, गति के नियमों के। गति का प्रथम नियम क्या है, तो इस प्रकार हम देखेंगे क्या है। तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। वस्तु एक ही स्थान पर रहेगा, जब तक उसमें फोर्स नहीं होगा तब तक वह क्या होगा, एक ही स्थान पर रहेगा। ये प्रथम नियम क्या है, न्यूटन का। दूसरा नियम क्या है, तो दूसरे शब्दों में आप इसको इस प्रकार समझेंगे कि सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यहाँ पर ये भी जड़त्व के नियम भी पूछते हैं, तो प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। और यहाँ पर देखेंगे विरामावस्था में या समान वेग में रहने की जो प्रवृत्ति होती है वही जड़त्व कहलाता है। यही कारण है कि गति के पहले नियम को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, कौन सा ऐसा नियम है जो जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, तो न्यूटन का प्रथम गति का नियम जो होता है वो जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभव की व्याख्या जड़त्व के नियम के द्वारा की जा सकती है। सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए। हम देखिए विरामावस्था में कब तक हैं, जब तक गाड़ी चल रही है, जब तक उसको रोकेंगे नहीं तब तक हम क्या विरामावस्था में हैं। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट की विरामावस्था में आ जाती है, और परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने
रहने की प्रवृत्ति रखता है और जो है वो विरामावस्था में आ जाती है, लेकिन हमारा शरीर क्या होता है, गतिज अवस्था में ही रहता है। अचानक ब्रेक लगने पर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा कि अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। अगर एकाएक ब्रेक लगाएंगे तो हम क्या होगा, आगे भागेंगे। जैसे ही आगे गए तो क्या होगा, यहाँ पर स्टीयरिंग है तो यहाँ से चोट भी लग सकता है। इसलिए बेल्ट कहता है जब हम ब्रेक लगाएंगे तो हमको बेल्ट क्या होगा, वो अपनी ओर खींचेगा। तो इससे क्या होगा, बेल्ट हमारी जान को बचा सकता है, सुरक्षा कर सकता है। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को क्या करता है, धीमा करता है। इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं और ये जो है हमें तो ये हो गया कि इसके हमें आगे जा रहे हैं, और इसका विपरीत क्या होगा, जब हम मोटर में बस में जो है खड़े होते हैं तब क्या होता है, तो एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है। जब हम ये क्या होता है, इसके विपरीत हमको, जब यहाँ पर तो हम आगे गए, यहाँ पर अगर मोटर बस एकाएक चला तो हम क्या होगा, पीछे की ओर जाएंगे। क्या होगा, हम पीछे की ओर जाएंगे। रुका तो आगे गए, ड्राइवर जाएगा आगे, और चला तो जो बस में खड़ा व्यक्ति को क्या होगा, वो पीछे जाएगा। इस स्थिति में जो है क्या होगा, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है, गति में आ जाता है, और हमारा पैर क्या होता है, जो फर्श के संपर्क में है वह जैसे ही आगे चला तो ये गति कर लेता है। तो गति करता है तो हम क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक। परंतु शरीर का ऊपरी भाग जो है जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है, और जो शरीर का ऊपरी भाग जो है, शरीर का ऊपरी भाग वह जो है इसका नीचे के भाग को क्या करता है, विरोध करता है। लेकिन नीचे का भाग क्या हुआ, गति में आ गया, लेकिन ये जो है इसका विरोध करता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी छिन्न मोड़ पर मुड़ती है, इस सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक जो है तो हम एक और झुकने लगते हैं। जैसे ये सीधा चला और ये तीखा मोड़ आ गया, जैसे ही तीखा मोड़ आएगा तो क्या होगा, झुकेंगे। क्या होगे, झुकेंगे, झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम के से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखा गति में बनाए रखना चाहता है। हमारा शरीर क्या होता है, एक सरल रेखा गति में चलना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हम जो है क्या करते हैं, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर से झुक जाते हैं, और हम क्या होते हैं, जड़त्व के कारण जो है सीट के एक ओर से ये झुक जाता है। उसके किसके कारण, तो जब ये गाड़ी घूम रहा है तो हमारा शरीर भी क्या होता है, एक समान दिशा में चलना चाहता है, एक रेखीय सरल रेखा में चलता है और बनाए रखना चाहता है। तो इसके कारण शरीर भी जो हमारा क्या होता है, जड़त्व के कारण यहाँ पर देख सकते हैं ये भी मुड़ जाता है। ठीक। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा है। इन्हें हम इस गतिविधि द्वारा जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए क्रियाकलाप में दिया गया है कि अगर जो दर्शाए गए अनुसार हम देखेंगे तो एक ही तरह की कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर हम ढेर बनाएंगे। इसमें देखिए गति अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो वैसे की ही वैसे रखा रहेगा। जैसे ही गति देंगे क्या होगा, छितर बितर ये हो जाता है। तो एक अन्य गोटी जो स्ट्राइकर जिसको हम बोलते हैं, वो अपनी उंगलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर क्या करेंगे, ढेरी का सबसे निचली गोटी से टकराएंगे। ये निचली गोटी है, यहाँ पर हम टकराएंगे। तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी जो होती है शीघ्रता से ढेरी से बाहर निकल आती है, और जब इसे टकराया तो शीघ्रता से क्या होगा, ये ढेरी से बाहर निकल आता है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती है, और ये गया, ये लंबवत दिशा में क्या, तो नीचे की ओर जड़त्व के कारण ही नीचे की ओर गिर जाती है। ये समझ गए, जड़त्व का कारण जो है अपना जो उसका स्थान है वो बनाए रखना चाहता है जब तक कि उसमें कोई गति नहीं हो। किसी तीव्र गति के कैरम की गोटी जो यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्राइकर है, से टकराकर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी की ढेरी जो है बाहर निकल जाती है, बाहर आ जाती है। दूसरा क्रियाकलाप है कि कांच की एक खाली गिलास के ऊपर एक जो है कड़े
ताश का पत्ता रखें और दर्शाए गए अनुसार जो है पत्ते के ऊपर 5 रुपये का एक सिक्का रखें। पत्ते की उंगलियों से तीव्र क्षैतिज जो है झटका दें और तीव्र जो है यहाँ पर झटका देंगे तो देखेंगे क्या जाता है। तो यहाँ पर जो हम पत्ता रखे हैं वो क्या होगा, आगे फिसल जाएगा और जो वहाँ पर आपने 5 रुपये सिक्का जो रखा है वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो आप पाएंगे कि पत्ता आगे खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है और पत्ता हट भी गया तब पर भी वो क्या रहा है, सिक्का जो है अपनी विरामावस्था जो वो स्थान जो है वही उसी स्थान में रहना चाह रहा है। इसी के कारण यहाँ पर देख सकते हैं अंगुली से ताश के पत्ते को झटका देने पर पत्ते के ऊपर रखा सिक्का नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। अब हम क्रियाकलाप तीसरा देखेंगे। तो पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पर रखिए और ट्रे के साथ जो है ट्रे को हाथ से पकड़कर जितनी तेज़ी से हो सके घूम जाइए और हम जितना तेज़ी से हो उसको लेकर घूमेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाता है और पानी छलक जाता है। क्यों? तो क्या आप समझ सकते हैं कि प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा क्यों बना होता है? तो उसको क्या होता है, उसको रोकने के लिए। अचानक झटका लगने की दिशा में प्लेट का खांचा कप को गिरने से क्या करता है, रोकता है। अब हम पढ़ेंगे जड़त्व तथा द्रव्यमान को। क्या है, तो अभी दिए गए जो हैं अभी तक दिए गए वो सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील हो। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है और जो मूल अवस्था में बनाए रखेगा वो क्या होगा, उसका जड़त्व होगा, उसी का वो जड़त्व होगा, वो जड़त्व होगा। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने के अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। अगर पुस्तक जो है उसमें पूरा रखे हुए हैं और उसको खाली करके रखे हुए हैं तो क्या होगा, दोनों में आसान किस में होगा, जो खाली है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है। देखिए किक मारते हैं तो क्या होता है, ये दूर चला जाता है। ठीक, जबकि हम उसमें जो है उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर हम किक लगाएं तो क्या होता है, वो दूर उतना नहीं जाएगा, वो खिसकेगा तक नहीं है। हो सकता है वो खिसके भी नहीं। हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें चोट भी आ जाए। क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि 5 रुपये के सिक्के के स्थान पर यदि हम जो है यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती है। जितना 5 सिक्का का जो द्रव्यमान है उससे हम कम लेंगे तो उसका क्या होगा, आपको कम बल लगेगा। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना जो है बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में ना के बराबर परिवर्तन होगा। रेलगाड़ी में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है और ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी क्या है, कम परिवर्तन चाहता है, तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है और रेलगाड़ी का है तो ठेला गाड़ी से जड़त्व ज़्यादा है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जा सकता है और द्रव्यमान से उसके जड़त्व को हम माप सकते हैं मात्रात्मक रूप से। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए परिभाषा क्या है, तो किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है और उसका क्या है, वही गुण है जो वो प्राप्त अवस्था है उसके अवस्था को वो क्या करेगा, विरोध करेगा। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु का जो द्रव्यमान है वह उसके जड़त्व की माप है। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। देखेंगे पहला का ए नंबर है कि एक रबर की गेंद या एवं उसी आकार का पत्थर, और दूसरा है एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, और तीसरा सी है
₹5 का एक सिक्का एवं ₹1 का सिक्का। तो यहाँ पर आप आंसर जो होगा आपका, किसका ज़रूरत तो आपको पूछ रहा है सबसे ज़्यादा होगा, अधिक होगा। तो ए का जो हो जाएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उसी प्रकार का जो होगा पत्थर जो यहाँ पर क्या होगा, उसका ज़रूरत अधिक होगा। और बी में देखेंगे तो बी में किसका ज़रूरत ज़्यादा होगा, तो एक रेलगाड़ी का। क्यों? क्योंकि इसका वज़न क्या है, ज़्यादा है। और ₹5 का सिक्का पूछ रहा है, एक सिक्का एवं ₹1 का सिक्का, तो किसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा, तो ₹5 सिक्के का ज़रूरत है जो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना अधिक उसका द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जो है ज़रूरत होगा, जो यहाँ पर आपको बताया गया है। और वस्तु का द्रव्यमान उसके ज़रूरतों की माप होता है। जो वस्तु का द्रव्यमान है उसके जो जैसे ₹5 है तो वो क्या है, द्रव्यमान, और उसका ज़रूरत ही वही ₹5 होगा, और उतना ही वो जगह छीकेगा तो उसका क्या होगा, ज़रूरत उससे ₹1 से ज़्यादा होगा, वज़न उससे ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलना है, जानने का प्रयास करें। देखिए, आपसे क्वेश्चन दूसरा में पूछा जा रहा है कितना बार हम गेंद का वेग बदलेंगे। तो फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है, और दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाता है और गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। एक देख सकते हैं ये गोलकीपर है, और यहाँ पर एक है ये जो है किक मारा गेंद को, यहाँ पर आया दूसरा यहाँ पर खिलाड़ी है तो वो किक मारता है, तो ये यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश करता है गोलकीपर की ओर। विपक्षी का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक मारता है। यहाँ पर विपक्षी का गोलकीपर है वो गेंद पकड़ा और अपने खिलाड़ी की ओर, अगर इधर खिलाड़ी है तो इधर वो किक मारता है, ठीक। तो इसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। यहाँ पर ये भी पूछ रहा है कि इसके साथ आप उस कारक का पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में क्या करता है, बल का प्रदान। यहाँ पर किक मारा, बल प्रदान हुआ, यहाँ पर मारा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर से यहाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप 3-4 जो है बदलाव यहाँ पर परिवर्तित किए गए हैं। तीनों को हमने यह डायग्राम में बनाया है, आप पहले देखेंगे। पहले खिलाड़ी द्वारा लगाया गया जो किक है, ये पहला खिलाड़ी है, तो वेग क्या होगा, 0 से बदलकर यू हो जाएगा। यहाँ पर वेग जो 0 है तो बदल कर क्या होगा, यू हो जाएगा, ये मान लीजिए हम। और दूसरा खिलाड़ी जो है पुनः क्या करेगा, वेग में पुनः परिवर्तन करेगा। ये जो दूसरा खिलाड़ी यहाँ पर बॉल आया है, किक मारेगा, तो ये पुनः जो है परिवर्तित करेगा, ठीक। तीसरा जो खिलाड़ी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो गोल कीपर है, वो अपनी गेंद को पकड़ेगा, खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। जब ये जैसे ही खींचा, अपनी ओर खींचा, तो वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसका वेग 0। और जब ये वेग 0 होगा उसके बाद ये विराम अवस्था में पुनः आ गया, तो गोलकीपर जो है पुनः गेंद को किक मारेगा। जैसे ही गोलकीपर पुनः गेंद को किक मारेगा तो क्या हो जाएगा, वेग में वो गेंद जो था उसका वेग में परिवर्तन होगा, और वह क्या होगा, तो 0 से कुछ प्रारंभिक वेग जो होगा u1 की ओर प्रस्थान करेगा, तो u1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने 3-4 प्रकार से क्वेश्चन, आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर डरिएगा नहीं, यहाँ पर शॉर्ट आंसर, यहाँ पर आपने हर चीज़ को देखा कि वेग का परिवर्तन जो है पहले में 0 से बदलकर u हो जाता है, फिर पुनः जो है दूसरे गोलकीपर के द्वारा किक मारता है तो पुनः परिवर्तित हो जाता है। जब गोलकीपर के पास पहुँचता है तो उसका वेग क्या होता है, 0 हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्या होता है, 0 हो जाता है। और जब गोलकीपर मारता है तब उसका वेग होता है, परिवर्तन होता है। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों? आपसे पूछा जा रहा है, अगर जो बेग की शाखा जो है उसको हम हिलाते हैं तो पत्तियां क्या होती है, झड़ जाती हैं, क्यों? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा कि जब पेड़ की शाखा को तीव्रता से हम हिलाते हैं तो जो शाखाएं की पत्ती हैं उसमें जो है गति आती है, उसमें गति आ जाती है। और परंतु आप यहाँ पर देखेंगे तो पत्ती क्या होती है, विरामावस्था में, पत्ती क्या है, विरामावस्था में रहती है। और शाखाएं में क्या होती है, गति आ जाती है। ये पत्ती है, इसी ये शाखा है, तो इसमें क्या होगा, गति आएगा। ये पत्ती आप यहाँ पर ऐसे करके जो यहाँ पर पत्ती बना लेंगे, तो ये पत्ती हो गया, तो ये क्या है, विराम अवस्था में। ये शाखा, ये किस में, तो जैसे ही हम हिलाए तो ये हिला, ये विराम अवस्था में, ठीक।
अब देखिए विराम जड़त्व के कारण क्या होता है, पत्तियां अपनी इसी अवस्था में रहना चाहती है। और विराम जड़त्व में क्या होता है, जब तक उसमें आप क्या करते हैं, जब तक आप उसमें बल नहीं लगाते हैं तब तक वो क्या होता है, विराम अवस्था में ही रहता है। और इसी प्रकार जो है पत्ती भी अपनी विराम अवस्था में ही रहना, परिवर्तन जो है वो होना नहीं चाहती है और इसका वो विरोध करती है, पत्ती विरोध कर रही है। जिसके कारण क्या होता है, जैसे ही विरोध पत्ती करती है तो पत्तियां जो है झड़कर गिर जाती है और इसके फलस्वरूप जो है पत्ती झड़ के गिर जाएगी। आपने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि कोई पेड़ है, उसमें शाखा है और इसमें जो है पत्तियां हैं, ठीक। अब जो है अब हम इसको हिलाएंगे, ऐसे इसको हम हिलाए तो कौन हिला, तो शाखा। और ये जो है पत्ती जो है जड़त्व के नियम के अनुसार है और यहाँ पर जो है ये अपना स्थान बदलना नहीं चाह रहा है। जैसे ही इस पर बल लगेगा, इसमें जो है बल जैसे ही लगा तो क्या होगा, ये अपने स्थान को क्या करेगा, विरोध करेगा। जैसे ही विरोध करेगा तो क्या होगा, ये गिरेगा, झड़ जाएगा। और जैसे विरोध करेगा, स्थिर है तब तक ठीक है, स्थिर है तब तक ठीक है, जैसे विरोध किया तो ये करेगा, क्या होगा, इससे ज़्यादा जो है यहाँ पर जितना इसका जो जड़त्व है, जितना ये जिसका जिसका जो है पावर, इसका जो पावर है इसके पावर से क्या है, ज़्यादा है तब तक ये स्थिर है। जैसे ही इसका कम होगा तो क्या होगा, ये हटेगा, हटेगा तो ये क्या होगा, पत्ती गिरेगा। तो इस प्रकार आपने इसको समझा। गतिशील जो है, जब कोई गतिशील बस अब है अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विरामावस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं। कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपको, ये जो पॉइंट आपने पढ़ा है यहाँ से उठाकर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपने प्रथम स्थिति और दूसरी स्थिति के बारे में, पहला क्या है स्थिति, तो पहला स्थिति है कि जब कोई गतिशील गाड़ी जो है रुका तो आप आगे की ओर, जब विराम अवस्था में है तो आप पीछे की ओर क्यों होते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप पहला स्थिति का आप आंसर देखेंगे। पहला स्थिति का आप आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं कि जब गतिशील बस जो है अचानक रुकती है तब इस स्थिति में हमारा शरीर क्या होता है, गतिशील होता है। जब गतिशील बस है उसमें हम बैठे हुए हैं और यह रुकी तो हमारा शरीर जब आगे की ओर होता है, ये क्या गतिशील में है, गतिशील होता है। और हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा होता है जो बस के साथ गतिशील है। और हमारा जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारा शरीर का ये जो निचला हिस्सा है ये क्या है, बस के साथ गतिशील है और तुरंत ये रुक जाता है। परंतु ऊपरी जो हिस्सा ये जो है गतिशील है और यह रुक जाता है। लेकिन ऊपरी जो हिस्सा है गति के जड़त्व के कारण जो है अभी भी गतिशील ही रहना चाहता है और जड़त्व के कारण जो है ये अभी भी क्या, ऊपरी हिस्सा ये सर जो है अभी भी गतिशील होना चाहता है, रहता है। अतः क्या होता है, बस में सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। जैसे ही विरोध करेगा वो क्या करेगा, जैसे ही हम विरोध कर रहे हैं, गतिशील रहना चाह रहा है तो ये झुकेगा और यहाँ पर जो है निचला हिस्सा जो है ये स्थिर है, ठीक, रुक जाता है, ये गतिशील है, ये रुका हुआ रहता है और ये नहीं रुकना चाहता है तो ये क्या होता है, झुक जाता है। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा में क्या है, जब विरामावस्था में गाड़ी है, जब हम ठहरी हुई बस में बैठते हैं तो क्या होता है, अचानक बस अगर चल पड़े तो हमारा शरीर क्या होता है, निचला भाग बस की सतह के संपर्क में होने के कारण तुरंत गतिशील हो जाता है। ये निचला हिस्सा है और बस विरामावस्था में है और यह जो है सतह के क्या है, सतह में ये क्या होता है, सतह के साथ ये क्या है, जॉइंट है। तो ये सतह के साथ निचला हिस्सा के साथ है गतिशील, ये होता है और इसके कारण जो है तुरंत ये निचला हिस्सा के साथ गतिशील संपर्क में रहता है तो क्या होता है, ये तुरंत ही गतिशील हो जाता है। बस चला तो ये भी गतिशील हो गया, ये क्या हुआ, ये गतिशील हो गया। परंतु शरीर का जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, ये शरीर का ऊपर का जो हिस्सा हम देख रहे हैं तो ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है विराम जड़त्व के कारण क्या होता है, विरामावस्था में रहने की चेष्टा करता है और यह जो है विरामावस्था में ही रहने की कोशिश करता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम पीछे की ओर आ जाते हैं और हम इसके कारण जो है हम पीछे की ओर आते हैं। यहाँ पर आप मात्र दो ही चीज़ याद रखेंगे,
कि आपसे जब पूछ लेगा कि हम जब गतिशील वायु में गतिशील बस में अगर हम चढ़ते हैं, गतिशील गाड़ी पर अगर रुकती है तो हम आगे की ओर जाते हैं, और जब हम रुकी विरामावस्था में गाड़ी पर चढ़े हुए हैं, जब वो चलती है तो हम पीछे की ओर जाते हैं। ये क्यों होता है? तो जड़त्व के कारण होता है। और जड़त्व के नियम को हमने पढ़ा भी है कि जब कोई भी वस्तु है, जब तक उसमें हम गति नहीं प्रदान करेंगे तब तक वो नहीं चलेगा। तो ये प्रथम नियम भी है किसका? बल का, और जड़त्व का नियम भी है। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, और इसके जो हैं क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे जो चारों क्वेश्चन हैं बार बार यहाँ से पूछे जाएंगे, याद रखेंगे, क्योंकि गति जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम को। क्या है? तो गति का द्वितीय नियम है कि गति का प्रथम नियम यह बताता है जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। जब कोई असंतुलित बाह्य बल है जो जब उसके वस्तु पर कार्य करेगा तो क्या होगा? वेग में परिवर्तन होगा, अर्थात वस्तु जो है त्वरण प्राप्त करती है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है। जब कोई वस्तु पर त्वरण लगा हुआ है तो बल हम लगाएंगे तो उस पर कैसे निर्भर करेगा? बल लगाए गए बल पर कैसे वो निर्भर रहता है, तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करेंगे। और टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता है। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर देती है। अगर टेबल टेनिस में हम खेल रहे हैं तो शरीर में लगता है खिलाड़ी को तो वो घायल नहीं होता, लेकिन बॉल जो क्रिकेट में खेल रहे हैं अगर वो सर पर रख गया तो क्या होता है? घायल हो जाता है, घायल हो जाता है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती। अगर खड़ा गाड़ी है तो उससे दुर्घटना नहीं होगी, परंतु 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये 5 मीटर प्रति सेकेंड है, वन ऋणावेशित है -1, जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर या रास्ते खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। 5 मीटर प्रति सेकेंड के ही रफ्तार से वो चलेगा तो इसके क्या होगा? मृत्यु का कारण भी बन सकता है, और खड़ा है तो नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। अगर जो है छोटा सा गोली है, उसको हम गति से के साथ अगर हम छोड़ेंगे तो कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। उसके भार उसके वेग पर वो निर्भर करता है। उसका भार कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है, उसका वेग कितना तेज़ी से जा रहा है, इस पर जो है हम देखते हैं कि वस्तु के द्वारा जो है उसका प्रभाव जो है कैसे? तो द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। अगर हमको अधिक दूरी तय करना है तो अधिक वेग की हमको आवश्यकता होगी। अगर हमको देख सकते हैं, एक गाड़ी का ही उदाहरण लें। अगर गाड़ी में जो है पेट्रोल या डीजल नहीं है तो वो क्या होगा? नहीं उतना दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके वेग के लिए क्या चाहिए? तो उसको ईंधन चाहिए। ईंधन प्राप्त है जब तक तब तक वो चलेगा, अन्यथा वो रुक जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि हमको क्या चाहिए? जब हमको किसी भी वस्तु का तुरंत हमको जानना है, क्या जाना है, त्वरित क्या जाना है, तो उसको अधिक वेग प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? अधिक बल की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। संवेग नामक जो है इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। संवेग किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो न्यूटन के द्वारा। किसी वस्तु का संवेग जो है p, याद रखेंगे, किसी वस्तु का अगर संवेग है तो ये p है। उसके द्रव्यमान बराबर क्या है? तो द्रव्यमान क्या है? तो m है, छोटी m, और वेग है तो वो v से डिनोट होगा, ठीक, के द्वारा गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। और संवेग को याद रखेंगे p, द्रव्यमान m, वेग v। तो p इजकल टू संवेग इजकल टू जो है m गुने v, मतलब द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुने वेग।
तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है। संवेग में क्या होते हैं, परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग मतलब वेग की होती है। वेग की जो दिशा होगी वही संवेग की भी दिशा होगी। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। संवेग का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आप इसका जो जैसे डिनोट किया जाता है kg/m/(-1) जो है वो ऋणात्मक को प्रस्तुत करता है। m जो है m मीटर प्रति सेकंड है, s मीटर पर m और s को याद रखेंगे मीटर पर सेकंड, ये ms है। -1 है, किलोग्राम kg है। तो इस प्रकार से संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। और आगे है कि चूँकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। अगर उस वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी असंतुलित बल के प्रयोग के कारण होता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। बल क्या करता है, संवेग को परिवर्तित कर देता है। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या है, याद रखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और संवेग क्या होता है, तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण और दिशा क्या होंगे, संवेग में दोनों होंगे। और संवेग को कौन परिवर्तित करता है, बल ही जो है संवेग को परिवर्तित करता है। ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तब हम देखेंगे तो एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है। अगर कोई ख़राब गाड़ी है तो उसको कितना, तो 1 मीटर प्रति सेकंड गति प्राप्त करे, इसीलिए उसको धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर कोई रुकी हुई गाड़ी है उसमें हम कितना मीटर प्रति सेकंड से धक्का देंगे कि वो स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 मीटर प्रति सेकंड के हम उसमें गति प्रदान करेंगे तब वो स्टार्ट हो जाएगा। यदि 1 या 2 व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो भी यह स्टार्ट नहीं होती। ये देखेंगे तो 1-2 व्यक्ति अगर उसमें धक्का दे रहा है तब पर वो स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उसी गति पर आ जाती है। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता। और यह क्या हो जाता है, बल के परिमाण से ही सिर्फ आप संवेग को गति को आप जो है परिभाषित या जो है संवेग में जो है परिवर्तन को परिभाषित नहीं कर सकते हैं बल के ही परिमाण से, बल्कि उस पर समय से भी है। और इस पर जो आप समय भी लगा रहे हैं, कितना जो है समय देकर उसको धक्का दे रहे हैं, ये भी उस पर लग रहा है। तो बल्कि उस पर समय से है, जिससे समय तक उस बल पर लगाया जाता है। और इससे क्या होता है, तो बल्कि उस समय से है जितने समय पर उस पर बल लगाया जाता है, तो उस पर आप कितना समय लगा रहे हैं। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी जो है उस समय दर पर निर्भर करता है। जितना समय आप उस पर लगा रहे हैं बल के द्वारा परिवर्तन संवेग में लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए बल और समय दोनों जो लग रहा है उसके परिवर्तन के कारण होते हैं। किसके, तो बल और समय के कारण उस संवेग में परिवर्तन होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी जो है उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है, जिसमें संवेग में जो समय लगा है, जो बल लगा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा गति का द्वितीय नियम जो है बताता है। और यही जो है गति का द्वितीय नियम बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। यहाँ पर याद रखेंगे, इसको इस तरह से डिनोट आप परिभाषित करेंगे कि किसी वस्तु के संवेग में अगर p है, संवेग में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उस पर लगने वाला जो असंतुलित बल है, जो फोर्स है, उस बल की दिशा में असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होगा। और जो बल का जो समानुपातिक होगा उसमें समय भी लग रहा है, तो उसके जो है समानुपातिक
होगा। बल और समय दोनों लग के जो है संवेग को परिवर्तित करता है। यहाँ पर ये दिया गया है और यही जो है द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम है कि किसी वस्तु के संवेग में अगर परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। उसकी दिशा अगर परिवर्तित हो रही है तो उसके समानुपातिक होगा। तो ये आपने देखा कि बल का द्वितीय नियम किस प्रकार से आपको बताता है कि बल के द्वितीय नियम को इतना अच्छा से आपको समझाया गया है कि आप एक बार दो बार अगर ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको भूलने की जो भूल नहीं सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि बल के द्वितीय नियम को कैसे परिभाषित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि गति के द्वितीय नियम जो है न्यूटन के द्वितीय नियम को कैसे परिभाषित किया गया है। तो गति के द्वारा जो है गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना हम अब करेंगे कि गति के द्वितीय नियम को हम गणितीय गणना कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माना कि m क्या है, द्रव्यमान की संख्या है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। u जो है क्या है, प्रारंभिक वेग है। u क्या है, प्रारंभिक वेग है से सीधी रेखा में चल रही है। जैसे m है द्रव्यमान है, u जो है ये सीधी रेखा में चल रहा है, ये प्रारंभिक वेग है। t क्या है, तो t है समय। t क्या है, तो t समय तक एक निश्चित बल जो फोर्स है, एक निश्चित बल मतलब F फोर्स लगाने पर उस वस्तु का वेग भी हो जाता है। अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर कोई वस्तु पर जो है हमको लगाना है बल तो कैसे होगा। तो m क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। u क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया। तो प्रारंभिक वेग u हो गया जो सीधा रेखा में चल रहा है। उस पर हम समय लगाते हैं, कितना समय लगाना है, t हो गया। और निश्चित बल मतलब कितना उसमें फोर्स लगा रहे हैं। जैसे 1 मीटर प्रति आपका गाड़ी स्टार्ट हो रहा है तो उस पर कितना बल लग रहा है, तो उस वस्तु का वेग हो जाता है और उतना ही जो जितना समय लगा, जितना फोर्स लगा और जहाँ पर से शुरू हुआ और जो वस्तु जो द्रव्यमान उसका जितना द्रव्यमान है, ये तीनों जब मिलेंगे तो वही जो होगा क्या होगा, उस वस्तु का वेग होगा। ठीक है, तब इसका जो है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जो होगा संवेग क्रमशः इस प्रकार से आप इसको डिनोट करेंगे, प्रारंभिक वेग और अंतिम संवेग। तो क्रमशः क्या होगा, तो P आपका हो गया संवेग इक्वल टू एम यू क्या हो जाएगा, तो m हो गया द्रव्यमान गुने u क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग। ठीक, और P2 क्या हो जाएगा, तो P2 जो हो जाएगा ये क्या होगा, तो P2 हो जाएगा m इक्वल टू एम भी। ये क्या हो जाएगा, तो m इक्वल टू एम भी, द्रव्यमान गुने वेग। तो इस प्रकार आपको ये जो है परिभाषित करना है। इस प्रकार आपको ये संवेग में जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है उसको निकालने के लिए कहा है। अब देखिए संवेग में परिवर्तन कैसे होता है, तो इसको आप देख सकते हैं इन्फिनिटी है जो P2 माइनस P1 और एम भी माइनस एम यू, ये यहाँ पर एम भी है और एम यू यहाँ पर है। तो P2 और P1 को माइनस में करना है तो m हो जाएगा आपका इक्वल होगा, तो m डिवाइडेड क्या हो जाएगा, तो m को हम डिवाइड करेंगे v माइनस यू से। जब हम v u से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो m जो है मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, दोनों यहाँ पर करेंगे तब हम इसका निकालेंगे सूत्र क्या निकलेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो है आप देखेंगे तो संवेग में परिवर्तन की दर आपको यहाँ पर निकला है, तो m गुने v माइनस यू है छोटी ब्रैकेट में है बाय टी है। तो ये हो गया परिवर्तन की दर। अब देखिए लगाया गया बल क्या था, तो फोर्स F जो है F हो गया m गुने v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ पर F का कितना हो जाएगा, तो F इक्वल टू के एम, यहाँ पर देख सकते हैं के जो है के एम गुने एम भी माइनस यू बाय टी। तो यहाँ पर आपको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जो के एम ए, यहाँ पर के एम ए जो आपको निकला है वो आपका क्या है, तो द्रव्यमान है, त्वरण है और के आपका यहाँ पर इसका दर है। तो इस प्रकार से अनुपातिक स्थिरांक है, ये के जो है एक क्या है, अनुपातिक स्थिरांक है।
तो इस प्रकार आपका ये बल जो है निकल गया। तो यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि ए इक्वल टू क्या है, वी माइनस यू बाई टी। तो वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण है, ये ए क्या है, त्वरण है, और के क्या है, एक आनुपातिक स्थिरांक है, और द्रव्यमान और त्वरण के एसआई मात्रक केजी मीटर और एमएस स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। द्रव्यमान का देखेंगे तो एसआई मात्रक क्या है, केजी है, और त्वरण का जो एसआई मात्रक जो होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। ये किसका है, तो एसआई मात्रक, तो त्वरण का, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो केजी है। तो हम बल पर मात्रक तब हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक के का मान 1 हो जाता है, और इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं, और इस इकाई को उस मात्रा के रूप में हम परिभाषित भी स्थिरांक को करते हैं। तो 1 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। तो अर्थात एक इकाई बल केजी जो होता है के बराबर के, और ये हो जाएगा 1 जी गुने 1 मीटर पर स्क्वायर। इस प्रकार के का जो है मान 1 हो जाएगा, के का मान क्या हो जाए, 1 हो जाएगा। तो F इक्वल टू एम ए, एफ फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एम ए, एम हो गया मास, और एम हो गया द्रव्यमान, और ए हो गया त्वरण। तो बल का मात्रक कितना हो जाएगा, देखिए बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसे न्यूटन भी इसे जो है न्यूटन भी कहा जाता है, मतलब आइजक न्यूटन के नाम से भी इसको जाना जाता है कि बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका है, तो बल का मात्रक है, और जिसे एन द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है, और गति के जो हैं द्वितीय नियम से हम देखेंगे तो कोई वस्तु पर बल लग रहा है तो उसके हम कैसे माप करेंगे, ये हमको पता लगता है। तो बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है, और बल पर क्या करेंगे तो उसका जो त्वरण है और उसका जो द्रव्यमान है तो उसको हम गुना कर देंगे, और उससे हम आपको बल की वस्तु के जो कितना वो उसका वजन है, कितना उसके माप है, उसको हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा द्वितीय नियम। तो आगे भी है कि गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्ररक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है? इस प्रकार के क्षेत्ररक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, और संवेग जो परिवर्तन की दर है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इस कारण जो तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। जैसे ही वो पीछे गया तो वो उसका जो है वेग क्या होगा, कम होगा, और उसका जो है चोट नहीं लगता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग क्या होता है, बहुत कम समय में शून्य होता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसीलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होता है। अगर सीधा आ रहा है तो कैच लपकने में क्या होगा, अधिक बल आपको लगाना होगा, लेकिन जैसे ही अपनी ओर खींचेंगे तो उसमें कम लगेगा। अर्थात यहाँ पर देखेंगे तो इसीलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशल या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो गिरेगा उसमें जो है समय क्या होगा, बढ़े, तो उसको चोट क्या होगा, कम लगेगा। गिरने के समय बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, कम होती है। और सोचो कि कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि क्रिकेट में जो है मैच में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र भी यहाँ पर दिए गए हैं। उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय सूत्र जो है गणितीय रूप में प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम नियम के रूप में भी इसको गणितीय रूप में प्राप्त कर सकते हैं, गणित के द्वितीय सूत्र से, द्वितीय नियम से। देखिए समीकरण यहाँ पर दिया गया है कि F इजकल टू एम ए, फोर्स इजकल टू कितना है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण।
और या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू MV माइनस यू बाई टी। FT मतलब फोर्स हो गया, समय हो गया, इक्वल टू हो जाएगा M हो गया आपका क्या, तो M हो गया MV माइनस MU। MV और MU प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है, और जो है M आपका क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि F इक्वल टू क्या है, 0 हो जाएगा। F इक्वल टू 0 पहला, तो किसी दिशा के समय t क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा u, और v इक्वल टू u। इसका अर्थ है कि वस्तु समान वेग u से चलती है। ये क्या, समान वेग मतलब u से चलती रहेगी, और यदि u शून्य है तो v क्या हो जाएगा, v भी शून्य होगा, अर्थात वस्तु विरामावस्था में रहेगी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन भी हैं कि 9.1 में कि 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। और इसको क्या करता है, तो 3 से 7 कर देता है। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करने के लिए कहता है, और यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का संवेग क्या होगा। 2 सेकंड में देखेंगे तो 3 से क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, 4 बढ़ रहा है। तो वो अगर 5 सेकंड करेंगे तो कितना होगा, तो 5 सेकंड आपको निकालना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आप मानकर चलेंगे तो यहाँ पर तो एक लाइन में आंसर निकलेगा, लेकिन हम थोड़ा डिटेल से चलते हैं। तो यू क्या हो जाएगा, तो एम 3 मीटर प्रति सेकंड, भी कितना है, तो 7 है मीटर प्रति सेकंड है, और टी कितना है, 2 सेकंड हुआ, और एम इजकल टू कितना है, 5 kg। वजन द्रव्यमान कितना है, तो 5 kg है। तो एफ इजकल टू क्या हो जाता है, तो एफ फोर्स इजकल टू हो जाता है एम V माइनस यू बाई टी। तो मान रखते हैं यहाँ पर कि F क्या हो जाएगा, 5 kg, और 5 kg हो जाएगा, और यहाँ पर सूत्र है तो M 5 kg हो गया। V कितना, 7 मीटर प्रति सेकंड, और U कितना, तो 3 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना, तो 2 सेकंड। तो ये काटेंगे तो हमको 10 न्यूटन आएगा, 10 N हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 5 सेकंड हमको निकालना है, तो T इजकल टू कितना, तो 5 सेकंड। समय कितना, 5 सेकंड। लगाया बल जो है 5 सेकंड है। तो हम इसको इस प्रकार पुनः लिख सकते हैं कि V इजकल टू यू प्लस एफ टी बाई एम। V इजकल टू एफ जो है अंतिम वेग प्राप्त किया जा सकता है, इसको अंतिम वेग निकालने के लिए लिख रहे हैं U प्लस एफ टी बाई एम। तो U, F और M और T का मान रखने का अंतिम वेग कितना हो जाएगा, V इजकल टू 13 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर 3 जो है बढ़ जाएंगे, और यह जो है 13 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यू इजकल टू यहाँ पर देखे थे कि U सिर्फ आपको समय बदलना है, और सब कुछ वही रहेगा, और हम वहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 मीटर प्रति सेकंड। अब है दूसरा क्वेश्चन, किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित करने में, या 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड। देख सकते हैं 2 किलो गया है तो इसको 5 मीटर सेकंड, और 4 किलो है तो 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से त्वरित करता है। तो किसका जो है बल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर समीकरण में आप F इजकल टू फोर्स इजकल टू क्या होता है, तो मीटर जो है मास और त्वरण। तो मास इजकल टू त्वरण जो होता है, इसमें देखेंगे तो M1 कितना, 2 kg, A1 कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा का है कितना, तो 4 kg, और यहाँ पर ये कितना है, त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड। तो हम सूत्र से इसको निकालेंगे, तो F1 इजकल टू कितना, तो M1 और A1, तो 2 kg और 5 मीटर प्रति सेकंड, इसका 10 N हो जाएगा न्यूटन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो F2 का कितना हो जाएगा, तो ये कितना, तो 8 न्यूटन। तो हम इसको निकालेंगे तो इसको 1 2 F1 जो है ग्रेटर देन कितना है, F2 का। तो 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 मीटर प्रति जो 2 किलोग्राम है, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जो है अधिक त्वरण करने में बल की जो है आवश्यकता क्या होगी, अधिक होगी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक कार जो है 108 किलोमीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है, और ब्रेक लगाने के बाद जो है यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेता है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें।
कार का जो है कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। कार सहित जो है जो यात्री हैं उसमें टोटल वजन कितना होता है 1000 किलोग्राम है। तो हम देखेंगे तो कार का प्रारंभिक वेग कितना, तो u इक्वल टू 108 किलोमीटर प्रति घंटा जो है किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ये आ रहा है। अब इसमें हम जो है निकालेंगे तो 1000 टोटल उसका वजन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है। तो हम इसका टोटल पहले क्या निकालेंगे, यू प्रारंभिक वेग हम निकालेंगे तो 30 मीटर प्रति सेकंड की दर से ये चल रहा है। तो कार का अंतिम वेग हम निकालेंगे तो यू इक्वल टू कितना 0 मीटर प्रति सेकंड इसको सेकंड है। तो कार का द्रव्यमान कितना है तो 1000 किलोग्राम है। तो कार को रोकने में समय कितना लगा 4 सेकंड लगा। तो समीकरण में हम देखेंगे तो फोर्स में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, तो सूत्र है एम वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर एम कितना है तो 1000 एफ इज फोर्स इक्वल टू 1000 किलोग्राम और वी कितना है तो 0 और यू कितना है तो 30। तो सूत्र से हम निकालें तो इसका टोटल कितना हो जाएगा माइनस 7000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो या आप इसको -7500 न्यूटन लिख सकते हैं। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि ब्रेक के दौरान लगाया गया बल गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में आरोपित है और इसको ऐसे डिनोट करता है कि माइनस आ रहा है तो यह जो है विपरीत दिशा की ओर डिनोट ऋणात्मक करता है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो 5 न्यूटन बल का जो है एक बल किसी द्रव्यमान मीटर पर जो है पहला है m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है और m2 को 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, ठीक, द्रव्यमान को। और ये m1 जो है द्रव्यमान है, m2 भी द्रव्यमान है और इसको 10 और 20 मीटर जो है सेकंड स्क्वायर त्वरण दे रहा है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला देंगे तो इसमें जो है तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा। अगर इसमें देखेंगे तो m1 और बाय एफ फोर्स इसी a1 क्या हो जाएगा त्वरण है, तो यहाँ पर भी m2 फोर्स है बाय a2 त्वरण है। तो यहाँ पर आपको क्या है m1 ये टोटल आप इसको देख लिए हैं कि फोर्स कितना है तो 5 n है न्यूटन है। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। m1 को निकालेंगे पहले तो m1 का पहले होगा n 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको हम काटेंगे तो 2 हो जाएगा तो आधा हो जाएगा तो मीटर कितना हो जाएगा 0.50 kg और इसको भी निकालेंगे तो 0.25 kg क्योंकि ये 20 है। इसको 5 देखेंगे तो ये 20 हो जाएगा तो 20 है। और यह दोनों क्या हो जाएगा साथ अगर हम इसको मिलाएंगे जोड़ देंगे तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो 75 kg 0.75 kg हो जाएगा। तो पूरे द्रव्यमान को अगर हम 5 n द्वारा जो बल लगा रहे हैं उसको हम जोड़ देंगे तो F क्या हो जाएगा A इक्वल टू एफ बाय एम इक्वल टू अब हम 5 n है तो 5 n बाय 0.75 kg तो मीटर प्रति सेकंड में हमको निकालना है तो 6.67 मीटर प्रति सेकंड इसका स्क्वायर हो जाएगा किसका तो इसका A इक्वल टू मतलब टोटल जो है हमको क्या निकल जाएगा त्वरण। अब है पाँचवा क्वेश्चन कि एक लंबी मेज पर सीधी रेखा से जा रहे 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ में दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये समय ग्राफ है और गेंद विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा। अगर हम इसको जो है मेज के द्वारा जो है हमको बल लगाना है कितना लगेगा 20 है और 10 है, ये देख लिया आपने। तो गेंद पर प्रारंभिक वेग कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड है और मेज के प्रारंभिक द्वारा गेंद का घर्षण लगने के कारण जो है 10 मीटर प्रति सेकंड वेग के 10 सेकंड के शून्य हो जाता है और गेंद पर जब हम घर्षण बल लगने के कारण जो है गेंद का वेग कितना होगा 10 सेकंड में शून्य हो जाएगा। क्योंकि वेग का समय कितना है ग्राफ में सीधा रेखा में आपको दर्शाया गया है, इसे स्पष्ट है कि गेंद का नियत त्वरित बल कितना है 7 चलेगा, इसका त्वरित बल क्या होगा 7 होगा। तो ये इसका त्वरण क्या होता है इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो ये हम निकालेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
तो गेंद का लगा घर्षण बल देखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.004 न्यूटन इतना हो जाएगा। इसको 20 है 20/1000 और यहाँ पर निकालेंगे तो गुना करके तो ये कितना हो जाएगा 0.4। तो ये माइनस क्या दर्शाता है, तो ऋणात्मक को दर्शाता है। गेंद की गति की दिशा के विपरीत मेज द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है। आपने ये सारे पांचों क्वेश्चन को देखो, पाँच के क्वेश्चन 5 जो हैं ये पांचों अलग अलग फॉर्मेट पे बताए गए हैं। आपको द्वितीय नियम के द्वारा जो भी समझाया गया है वो यहाँ पर निकालने के लिए दिया था। अब हम गति के तृतीय नियम को देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दिया गया है कि पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है। कोई भी वस्तु की गति की अवस्था कैसे परिवर्तित हो रही है, तो बल के द्वारा हो रही है तथा इसमें हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है जो है बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तत्क्षणिक बल लगाया जाता है। अगर हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से बल लगाते हैं, ये देख सकते हैं 3 वस्तु है, अगर हम इस पर बल लगा रहे हैं तो पहली वस्तु पर जो है बल लगाया उसके द्वारा जो है विपरीत बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में परिवर्तन होते हैं। परिमाण में समान होगा लेकिन दिशा क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। क्या, तो सब बल जो है सदैव साथ होते हैं, मतलब जॉइंट होता है, युगल होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। और तीसरा नियम जो है, एक बल जो है एक वस्तु पर कार्य नहीं करता है बल्कि दो अलग अलग वस्तु पर कार्य करेगा। फुटबॉल के खेल में प्रायः हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं और अतएव खिलाड़ी की जो है दोनों खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता। इसमें देखेंगे तो कोई वस्तु जो है एकल नहीं है, ये दोनों का दोनों क्या है, चोटिल हो रहा है, बल्कि ये सदैव युगल में होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो क्रिया के प्रति जब प्रतिक्रिया करेगा, दो खिलाड़ी है, एक किक मारा तो इससे टकराया तो ये भी क्या करेगा, इसको ढका देगा, तो ये भी इसको ये भी क्या किया, क्रिया हुआ इसके साथ, ये भी क्या हुआ, प्रतिक्रिया किया। तो इसी को हम करते, क्रिया के प्रति जो प्रतिक्रिया करेगा वही तीसरा नियम है, गति का तीसरा नियम है। ठीक, ये इसी को कहा जाता है कि दोनों जो है विरोधी बलों को क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। माना कि दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसा कि इसमें चित्र में भी दिखाया गया है कि बी तुला का सिरा जो है स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा है, जबकि ए के मुक्त सिरे का बल जो है लगाया जाता है। तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती है, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिमाण के समान है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर क्या है, विपरीत है। इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया और दूसरा बल प्रतिक्रिया कहलाता है। एक बल क्रिया कर रहा है तो दूसरा बल क्या करता है, प्रतिक्रिया कर रहा है। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके सामने किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब लेकिन हम देखेंगे तो तृतीय नियम में कि किसी भी क्रिया के प्रति उसके सामने होगा लेकिन उसके विपरीत दिशा में जो है उसका प्रतिक्रिया होगा, तो वही तीसरा नियम हो जाएगा। विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, क्रिया जो है सामने, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। तो यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो क्रिया और प्रतिक्रिया जो है दो अलग अलग वस्तु पर एक साथ काम करता है। यहाँ पर दो अलग अलग वस्तु है, दो व्यक्ति है, उसके साथ एक साथ काम कर रहा है। क्रिया हुआ, उससे टकराया, लेकिन प्रतिक्रिया हो तो क्या हो जाएगा, एक साथ टकराया और प्रतिक्रिया ढकलेगा तो वो क्या होगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हुआ उसका प्रतिक्रिया। यहाँ पर तुला देख सकते हैं कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों एक बराबर है। यहाँ पर बल जो है दोनों टाइप, यहाँ पर आप खींच रहे हैं तो यहाँ पर जो है खुद लगा हुआ है
तो यहाँ पर क्रिया हो रहा है, ये क्रिया कर रहा है, यहाँ पर ये क्रिया हो रहा है, यहाँ पर ये प्रतिक्रिया हो रहा है, तो ये मान दिख रहे हैं इसका बराबर है। तो क्रिया के प्रति क्या है, प्रतिक्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान तथा विपरीत दिशा में होगा, और यह जो होगा क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं, आप विश्राम अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ कर दें, तो द्वितीय नियम के अनुसार इसके जो है इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में तुरंत उत्पन्न करता है। और इसके द्वितीय नियम में क्या है, आपको एक बल चाहिए जो आपके शरीर में तुरंत उत्पन्न करेगा। यह कौन सा बल है? क्या यह पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं? क्या यह बल उस दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, ये नहीं होता। जिस दिशा में आप बढ़ते हैं उस दिशा में आप बल नहीं लगाते हैं। हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे ढकेलते हैं। यहाँ पर हम पृथ्वी की सतह है तो इसको हम पीछे ढकेलते हैं अपने पैरों से। सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, और सड़क जो है आपको उतना ही बल जो है विपरीत दिशा में लगा रहा है, जिसके कारण प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं। सड़क के कारण जो है आप यहाँ पर विपरीत दिशा में आपको बल दिया जा रहा है, और इसके कारण आप क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप बल दे रहे हैं उसके दिशा में, आपको विपरीत दिशा में आपको पृथ्वी भी बल दे रहा है, और यह क्या होता है, आप आगे बढ़ रहे हैं। यह जानना आवश्यक है कि यदि जो है क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, और प्रतिक्रिया और क्रिया जो है क्या होता है, बल के मान में समान होता है, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के तुरंत उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। बंदूक से बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। और देखेंगे यहाँ पर कि बंदूक द्वारा जो हम गोली छोड़ रहे हैं तो बंदूक के द्वारा जो है आगे की ओर एक बल निरूपित आगे की ओर जा रहा है, और गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। और गोली क्या करता है, एक समान बल लगा है लेकिन कहाँ, तो विपरीत दिशा में ये बल लगा रहा है। ठीक, इससे बंदूक पीछे की ओर परिक्षेपित होती है, और इसके द्वारा क्या होता है, बंदूक पीछे की ओर जा रहा है, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और बंदूक के द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है, और गोली का द्रव्यमान कितना है, कम है। बंदूक का द्रव्यमान 1000 kg है तो गोली का द्रव्यमान देखें 500 kg, ये मान लीजिए उदाहरण के लिए। लेकिन आप यहाँ पर 100 ग्राम जो है यहाँ पर ऐसे मानेंगे, 100 ग्राम आपका क्या है, बंदूक है, तो आपका 50 mm का क्या है, तो यहाँ 50 mm का मात्र आपका गोली है, 9 mm का गोली है। ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है बंदूक का, तो इससे बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, और इसके कारण क्या होता है, बंदूक पीछे की ओर जाता है, और जो कि बंदूक का द्रव्यमान क्या है, गोली के द्रव्यमान से बहुत ही अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण क्या होता है, गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है, और द्रव्यमान त्वरण जो है वह क्या होता है, गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। बंदूक का त्वरण जो होता है गोली के त्वरण से क्या होता है, काफ़ी कम होता है। एक नाविक यहाँ पर याद रखेंगे, कम त्वरण होने के कारण जो है वो पीछे की ओर जाता है, और ये गोली आगे छोड़ता है। यहाँ पर याद रखना है, बस इतना ही। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब दूसरा उदाहरण आपसे ये भी दिया गया है कि एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे, तो नाविक आगे की ओर कूदता है, नाविक यहाँ ये जो नाव है, ये नाव जो है नाव से आगे कूदा, नाव क्या होता है, पीछे की ओर जाता है। क्रिया यहाँ पर हुआ, ये क्या हुआ, प्रतिक्रिया कर दिया। नाव क्या होता है, प्रतिक्रिया, नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है, और यहाँ पर नाव की जो है प्रतिक्रिया लगा और यह पीछे की ओर चला गया। ये देखिए बताया गया है, गोली पर लगने वाला त्वरित बल है ये, और बंदूक पर आरोपित प्रक्षेपित बल है। ये देख सकते हैं, बंदूक पर जो है प्रक्षेपित बल इसको पीछे की ओर धकेलता है, और यह जो है त्वरित बल जो है आगे की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर गोली पर लगने वाला त्वरित बल तथा बंदूक का परिक्षेपण, आप अगर गोली छोड़ते हैं तो कंधे पर रख कर छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका त्वरण जो है उसको प्रक्षेपित क्रिया कर रहा है, गोली जाएगा बाहर तो वो क्रिया करेगा, बल को पीछे की ओर ढकलेगा, तो पीछे जैसे ढकला तो यहाँ पर क्रिया का प्रति क्या हुआ, प्रतिक्रिया हो, जैसे ही ढकला तो कंधे पर रखा हुआ रहता है तो क्या होता है, उसको थामता है, तो ये जो है बल लगता है।
यहाँ पर वही यहाँ पर भी दिखाया गया है कि नाव पर जो है आप आगे की ओर जा रहे हैं तो क्या होता है, नाव पीछे जाता है। नाव के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करता है। एक क्रिया के प्रति क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप है कि दो बच्चों को पहिए वाली सड़क पर खड़ा होने को कहें। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि उन्हें बालों से भरा थैला या गोली या कोई भारी वस्तु दे दें। अब उन्हें थैले को लपकते हुए खेलने को कहें। क्या बालों के थैले को फेंकने के कारण उसमें से प्रत्येक क्षणिक बल ताक्षणिक बल का अनुभव करते हैं। आप साड़ी के पहिए पर कोई सफ़ेद रेखा खींच दें, गाड़ी के पहिए पर कोई जो है सफ़ेद रेखा खींच दें, ताकि जब वे दोनों बच्चे थैले को फेंकें तो गाड़ी की गति का अवलोकन किया जा सके। ये देख सकते हैं, ये गाड़ी के पहिए हैं और इसमें जो है सफ़ेद रेखा खींच देंगे। जब ये फेंक रहा है तो देखेंगे तो ये क्या होता है, पीछे जाता है। ये भी फेंकेगा, ये लेगा तो ये भी क्या होगा, पीछे जाएगा। क्रिया के प्रति देखेंगे तो ये क्या होता है, प्रतिक्रिया। तो यही यहाँ पर भी बताया गया है कि अब दोनों बच्चों को किसी एक गाड़ी पर खड़ा कर दें तथा एक अन्य बच्चे को दूसरी गाड़ी पर। आप यह गति के द्वितीय नियम को देख सकते हैं, क्योंकि हम जो है इस अवस्था में बल क्या होता है, अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। जब हम दो देखेंगे और एक देखेंगे तो द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पर देखेंगे तो त्वरण क्या होगा, कम होगा। जैसे ये बदलेगा तो क्या होगा, द्वितीय नियम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दिखाया गया है कि दिखाई गई गाड़ी 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर आकार के 12 mm और 18 mm मोटे फ्लाईबोर्ड में दो जोड़े पहिए लगाकर बनाई जा सकती है। स्केटबोर्ड प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि इनका सीधी रेखा में गति करना क्या है, कठिन है। अब हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण। माना कि दो वस्तुएं जैसे कि ए हो गया और बी हो गया, जिनका त्वरण क्रमशः क्या है, तो ए m1 और m2 बी है, m1 और m बी है। इस जो है एक सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग u1 और u2 से गति कर रहा है, ठीक। तथा उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। ये गति कर रहा है लेकिन इस पर जो है बल, कोई भी असंतुलित बल नहीं कार्यरत है। माना u1 जो है बड़ा है किससे, तो बी ub से, और दोनों गेंदें एक दूसरे से टकराती है। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, एक दूसरे से टकराया। माना कि टक्कर का समय जो है t है। समय देखेंगे, टक्कर का समय कितना है, माना कि टक्कर का समय t। इस क्रम में a गेंद b पर f ए बी बल लगाती है, मतलब फोर्स के बराबर जो है बल लगाती है, तथा बी और ए पर एफ जो है का क्या होगा, बी और ए पर बल लगाती है। माना कि टकराने के बाद गेंद ए और बी का वेग v1 और भी ए है, भी बी है के अनुसार है। तो ये देख सकते हैं कि m1 है, m b है, ये टकराया, इसके साथ जो ए बी सी टकरा गया और यह क्या हो जाएगा, दोनों क्रॉस होगा, तो एक हो जाएगा b1 और एक हो जाएगा क्या, ए बी, ठीक। ये हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा में आप देखेंगे जो एम ए और एम बी जब टकराते हैं तो क्या होता है, तो बी भी बनता है, v1 और बी बन रहा है। तो ये तत्पश्चात ये टक्कर इससे होंगे और यह क्या होता है, तो गेंद में देखेंगे संवेग के संरक्षण को, ये दोनों जो है दो गेंदों की टक्कर में संवेग संरक्षण होते हैं। तो गेंद ए का संवेग टकराने के पहले और बाद में देखेंगे तो क्या होता है, एम ए भी ए और एम ए भी ए होंगे, एम ए भी ए और एम ए यू ए और एम ए भी ए होंगे। संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है एफ ए बी टकराने के समय होगी, और एम ए जो सूत्र होगा त्वरण का, ये त्वरण का सूत्र है v1 माइनस भी बी और माइनस भी यू ए बाई टी। उसी तरह गेंद बी में देखेंगे तो आपको भी बी माइनस भी यू बाई टी होगा, ठीक। तो ये जो है समय टकराने के जो है समय को दर्शा रहा है। आगे है कि गति के तृतीय नियम के अनुसार गेंद ए के द्वारा गेंद बी लगाया गया बल बी जो है बल एफ ए
बी तथा गेंद बी के द्वारा जो लगाया गया बल जो है एफ बी ए एक दूसरे के बराबर और विपरीत होगा। जब हम बल लगा रहे हैं तो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर है लेकिन उसके विपरीत है। यहाँ पर दर्शाया भी गया है कि ये त्वरण का सूत्र है। त्वरण के सूत्र के द्वारा m1 जो होगा वी ए माइनस यू ए बाई टी और माइनस एम बी जो होगा वी बी माइनस यू बी बाई टी। अतः इसको सूत्र ऐसे निकाल सकते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। आगे है टकराने के पहले गेंद ए और बी का कुल संवेग एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी तथा टकराने के बाद जो है कुल संवेग एम ए भी ए और एम बी भी बी है। समीकरण में हम क्या पाते हैं, जब गेंदों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो दोनों गेंदों का कुल संवेग बदलता नहीं है। अगर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो संवेग क्या होगा, वैसे ही का रहेगा या कुल संवेग संरक्षित रहता है। संवेग नहीं बदलता है, उसका संवेग जो है संरक्षित रहता है अगर कोई बाहरी कार्य जो है बल जो है नहीं लग रहा है। तो इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद क्या होता है, बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग का संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर कोई बल जो है नहीं कार्य कर रहा है तो संवेग का संरक्षण जो होगा क्या होगा, उसके योग के बराबर, मतलब टकराने और ना टकराने के जो होंगे वो बराबर होंगे। तो टकराने से पहले और टकराने के बाद जो होगा उसका जो होगा संवेग क्या होगा, बराबर होगा। तो ये असंतुलित बल पे जब तक कार्य नहीं करेगा। इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। यह जो है संवेग संरक्षण का नियम है। यहाँ पर जो है क्रियाकलाप भी दिया गया है कि बड़े आकार का एक गुब्बारा लेंगे और इसमें पूरी तरह से हवा भरेंगे, इसके मुख पर से धागे से बांध देंगे इसको और इस तरह से चिपकाने वाले जो टेप की सहायता से हम देखेंगे तो इसका अनुसार जो है एक्स्ट्रा प्लास्टिक पतली लगाएंगे, स्ट्रॉ लगाएंगे। स्ट्रॉ के बीच एक धागे के वो पार कराएं जिससे कि दोनों सिरों की दीवार क्या होंगी, चित्र अनुसार देखेंगे। अगर गुब्बारे के मुंह पर बांधे धागे को खोल दें। अब हम क्या करेंगे, तो अब गुब्बारे में भरी हवा उसके मुख से बाहर की ओर निकलने लगेगी। स्ट्रॉ में देखेंगे तो अब गुब्बारे की गति की दिशा का अवलोकन करेंगे, क्या है, गति की दिशा इधर की ओर है। गुब्बारा ये है और स्ट्रॉ ये है, तो गति की दिशा, स्ट्रॉ में गति की दिशा देखेंगे, सॉरी गति, हवा अगर हम निकालेंगे तो गति की दिशा क्या होगी, इधर जाएगी। तो आपने देखा चित्र के अनुसार कैसे कर रहा है, जो है उसका परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो अब दूसरा भी है, उसे ही है कि अच्छे कांच की परख नली लेंगे, ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब लें और तथा उसमें थोड़ा पानी डालेंगे। परख नली के मुख पर जो है एक स्टॉप या कॉर्क लगाएंगे और चित्र के अनुसार परख नली में दो धागे जो है क्षैतिज गति से हम उसको लटकाएंगे बर्नर की सहायता से। परख नली को तब तक हम गर्म करेंगे जब तक परख नली का पानी जो है वाष्पित ना हो जाए और बाहर ना आ जाए। हम इसको गर्म करेंगे और ये क्या होगा, वाष्पित होकर बाहर आने की प्रक्रिया में रहेगा। हम पाते हैं कि परख नली कॉर्क की गति की जो है विपरीत दिशा में प्रक्षेपित होती है। जब ये जाएगा इधर तो ये क्या होगा, नीचे की ओर झुकेगा। ठीक, ये सब सारे जो हैं आपको बताए गए हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी हैं, वो क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन भी हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 2 केजी का एक पिस्टल से 20 ग्राम की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकेंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। आपको पहले भी हमने गोली के बारे में बताया कि पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करेंगे, कितना जो है वेग होगा जो पिस्टल पीछे की ओर जाएगा, कितने वेग से। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ ध्यान से देखेंगे तो हम इसका सॉल्व करते हैं। देखिए गोली का द्रव्यमान कितना है, तो 20 ग्राम, तो 20 ग्राम कितना होता है, 0.0 केजी में आप इसको निकालें। तो और पिस्टल का द्रव्यमान कितना है, तो 2 केजी का है। द्रव्यमान 20 ग्राम है
और गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम है और पिस्टल का द्रव्यमान 2 केजी है। और प्रारंभिक वेग क्या होता है u1 और पिस्टल का प्रारंभिक वेग क्या है u2। पिस्टल का ये u2 है और प्रारंभिक हम वेग देख रहे हैं तो u1 किसका है तो गोली का है। आपने इसको देखा तो u1 माइनस u2 इसका टू क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। अंतिम वेग कितना है तो 150 मीटर प्रति सेकंड के से ये गोली छोड़ी गई है। अब हम देखेंगे तो नीचे प्लस में धनात्मक है तो अंतिम वेग बराबर कितना 150 मीटर प्रति सेकंड है। गोली की दिशा बाएं से दाएं परिपाटी के अनुसार धनात्मक ली गई है, हम इसको धनात्मक में लिए हैं। माना कि पिस्टल का प्रक्षेपित वेग कितना है v है, ये देखा v है प्रक्षेपित वेग छोड़ा गया है गोली छूटने से के पहले। और गोली तथा पिस्टल का कुल संवेग हम देखेंगे तो 0 हो गया, उसका भार है 0.2 kg उसका गोली का है भार, गुना करेंगे 0 की क्या था तो 0 था उसका कितना तो अंतिम और प्रारंभिक वेग था 0 मीटर प्रति सेकंड, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0 केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब गोली छूटने के बाद जो हम कुल संवेग देखेंगे, कुल संवेग में आपको देखेंगे तो ये टोटल हो गया कितना 0.0 केजी हो गया। और धनात्मक में आपने देखा था 150 मीटर प्रति सेकंड से छोड़ा गया था तो 2 केजी प्लस भी माइनस जो है यहाँ पर देखेंगे तो इसको 2 केजी हो जाएगा और भी माइनस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टोटल गुणा करेंगे 3 प्लस 2 भी इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है गोली छूटने के बाद कुल संवेग बराबर गोली छूटने के पहले का संवेग कितना है तो 2 भी पहले था और बाद में हो गया 3, तो ये टोटल कितना था हो गया 0। तो भी इसका टू कितना जो होगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दोनों हो गया क्या बराबर। ऋणात्मक चिन्ह जो है यहाँ पर लिया गया है कि पिस्टल गोली के विपरीत दिशा में अर्थात दाईं से बाएं की ओर प्रक्षेपित करता है, ये दायां है ये बायां है तो बायां की ओर प्रक्षेपित करेगा। ये चित्र भी दिखाया गया है प्रक्षेपण से पहले जो है ये था, प्रक्षेपण के बाद देखेंगे तो प्रक्षेपण के पश्चात भी इधर गया और गोली इधर गया 150 मीटर प्रति सेकंड से। ग्राम जो है 20 ग्राम है, ये 2 केजी का है पिस्टल का प्रक्षेपण आपने इस प्रकार देखा। और यहाँ पर वही सब दिया गया है क्वेश्चन आपको, आप देखेंगे 1-2 क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखा, ये सब सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे भी जाते हैं। तो इस प्रकार आप इसका जो है क्वेश्चन भी देख लेंगे। अब यहाँ पर है कि संवेग के जो संरक्षण के नियम आपको यहाँ पर बताए गए हैं कि संरक्षण के समस्त नियमों जैसे कि संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेश आदि के संरक्षण को भौतिक में मौलिक नियम माना जाता है। ये सभी संरक्षण नियम प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित हैं। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि संरक्षण के नियमों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, उन्हें प्रयोगों के द्वारा ही सत्यापित या खंडित किया जा सकता है। किसी भी संरक्षण नियम के अनुकूल प्रयोग के परिणाम उस नियम को सत्यापित तो करते हैं लेकिन उनको सिद्ध नहीं करते। दूसरी ओर यदि एक भी प्रयोग के परिणाम इस नियम के विरुद्ध हो तो संरक्षण नियम को खंडित करने का पर्याप्त होगा। सापेक्ष संरक्षण का नियम विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों एवं प्रयोगों के पश्चात नियमित किया गया है। इस नियम को लगभग 3 शताब्दी पूर्व प्रतिपादित किया गया था। इस नियम को खंडित कर सकने वाली किसी स्थिति का अभी तक कोई अनुभव ज्ञात नहीं है। विभिन्न दैनिक अनुभवों को संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। कुछ यहाँ पर दिया गया है आपने क्या सीखा तो गति का प्रथम नियम वस्तु की बनावावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई जो है असंतुलित बल कार्य ना करे। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, इसका SI मात्रक किलोग्राम है, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है।
गति का द्वितीय नियम क्या है? तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। जो असंतुलित बल लगाया गया है किसी वस्तु पर तो उसके समानुपाती होगा और उसी बल की दिशा में कार्य करेगा। और बल का एसआई मतलब क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा न्यूटन क्या होता है? प्रतीक एन है। और एक न्यूटन बल का जो है बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान में वस्तु में 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? वस्तु का संवेग होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। जो वस्तु का वेग का दिशा होगा वही संवेग का दिशा होगा। इसका एसआई मात्रा कितना है? तो ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है किसका? तो संवेग का। और गति का तृतीय नियम क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दोनों विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं। किसी विलग निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार आपका जो है ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट था। गति के बारे में पढ़ा, तीनों गति के बारे में पढ़ा, कुछ क्वेश्चन भी हमने किया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे भी सॉल्व के अनुसार पूछा जाता है। द्वितीय तृतीय गति नियम के बारे में पूछा जाता है। बहुत बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको चैप्टर कैसा लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत